आज की ये कहानी है दो भाइयों की। मैं अक्सर कहानियों को संक्षेप में सुनाने से ज़्यादा ज्यों का त्यों रखना पसंद करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है जिसको मैं बिल्कुल वैसे ही रखूँगा जैसे कि इसको लिखा गया है। आप भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा और अगर भाव विभोर हो जाइएगा तो इस चैनल साहित्य दीप को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रातःकाल सूर्य की सुहानी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघे पर बैठाए दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुख में कौरे लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालकों के हृदयोदागर को प्रकट किया है। देव देव धाम करो तुम्हारे बालक को लगता जाड़। माँ उन्हें चूम कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्र में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ साथ रहते। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की वधू श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोह और माधव श्यामा पर रिझे, परंतु कलावती का मन किसी से ना मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ में प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव में से बदल ले। दोनों भाई संतान की प्राप्ति हुई। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति का लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने सैन्य द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कुष्ठ शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, उड़ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ती, यहाँ तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरन भागने की राह पर था, शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत ना देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही पथली पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती के दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना कठिन हो गया, परंतु कुल की साख में बटा ना लगे। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष के धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाना की व्यर्थ चेष्टा की जाती। उन लोगों में अब भ्राता स्नेह ना था, केवल भाई के नाम की लाज थी। माँ भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का बेमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था पर नेत्र में अभिलाषा ना था। कुसुम वही था परंतु वह छटा ना थी। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देखकर दूसरा हंसता है, तालियां बजाता है और वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई की मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्र में
आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारा माधव की दशा सोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए पर ओठ हंसते रहते। हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैल ना हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यकता वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पराई और जिम्मेदारी कहाँ तक सहमाती। लड़कों का ब्याह अपने बस की बात थी, पर लड़कियों का ब्याह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई। उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी ना बचे। हाँ, अब की डाली भरपूर थी, परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी गौना ना हुआ था कि माधव पर 2 साल का बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरवी बंधक रखे गए। गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नातेदारों की सूची दी। तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गौना का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारों के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आवें? ना जमीन, ना जायदाद, ना बाग, ना बगीचे। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिनमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उसका कोई ग्राहक ना था। विलंब से नाक कटी जाती। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया इस समय मैं बड़ा संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अरे तो क्या इसके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 225 रुपए होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़े रुपए देता नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने का होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखे पढ़े तो मेरे पास हैं, जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे के मर्म भेदी नैनों से देखा और मन ही मन कहा, दया आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषा पूरी होगी। परंतु हृदय में यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपए दे। शहर हो तो कुछ किराया भी आवे, पर गांवई में तो कोई सेतु में रहने वाला भी नहीं, फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डरे ही कहीं चंपा की कठोरता के खेल बिगड़ ना जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाएगा। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएगा और क्या। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार की ओर देखा और अनकनी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भौजाई की इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि उन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आवे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इन जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ा कर लो। माधव इन रहस्यमयी बातों से शशांक हो गया। उसे भय हुआ
कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता, लाओ रख दूं। यहाँ तो कच्चा सूत्र भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए तो ऐसे मैं क्या ही करूं? केवल नाम का ध्यान है, नहीं तो एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा? और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुख सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर, विपिन पूर्ण रमणी थी। उसे माधव जैसा गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों सी बातें करते हो। भला क्या झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 भी दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेच, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा दिया जाएगा। माधव की इच्छा पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपए से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने वाला। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे पर दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन ही मन को इस तरह संतोष दिलाया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कठौत तो है। घर हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज कर। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संघ शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुड़े से चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मंगी गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला, परंतु एक गोद में खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाला आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल तक केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दातायान अभियान से चरपाई पर बैठे रहने और मसविदा तैयार करने में लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत करते, पर खत की शान ना सुधरती थी। केदार का मुखाबिद विकसित था और चंपा फूली न समाती। माधव कुमलाया और मलान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित, ऐसा भाई, ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रहनम लिखवाने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव बल्द शिवदत्त, और लिखने वाले का केदार बल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा, आंखें डबडबा गई। केदार उनकी ओर देख ना सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपए दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही मेरे रुपए मौजूद हैं तो इस रहनामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई इतना अविश्वास? अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का ही महंगा है, और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें सैन्य द्वार परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौका डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना कि सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोकने लगी। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा सुहावना प्रभात था और
दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे उछल कूद कर कर रोटियां खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितना उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज नैनों में लज्जा और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कतार स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्र को मेरी ही कोख में जन्म लेना था। कितना आदमी टूट जाता है, जिनसे ये उम्मीद नहीं होती वो इस तरह के काम कर जाते। ये दो भाइयों की कहानी और एक दूसरे से इस तरह की दूरी उस माँ को कितनी खल रही होगी, इस कहानी से आप समझ। इंसानियत किस तरह से शर्मसार हो जाती है, इस कहानी से आप समझ। दो भाइयों में इस तरह के विवाद को देखकर आपके हृदय में कौन सी पीड़ा उत्पन्न हो रही है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।